भगवान कृष्ण की जन्मस्थली। ये अयोध्या साक्षी है भगवान राम के जन्म की। आगरा का ताजमहल साक्षी है प्रेम का। यह उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक किस्से लेकर आपके सामने आ रहा हूं मैं, संजय मग्गू। देखते रहें मेरे साथ यूपी के नेताओं के अनकहे, अनसुने और अनछुए किस्से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अशोका सिटी सेक्टर 7 नजदीक हुड्डा सेक्टर 2 पलवल। यहां आपको 80 वर्ग गज से लेकर के 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स तुरंत रजिस्ट्री की 7 आसान किश्तों पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक किस्सों की श्रृंखला के बीच आज मैं संजय मग्गू आपके साथ हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत डॉक्टर संपूर्णानंद के अनछुए, अनकहे, अनसुने राजनीतिक किस्सों के साथ। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे नेता जो ईमानदारी के, जो त्याग के और जो समर्पण के प्रतीक रहे। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि संपूर्णानंद की अंतिम पोस्टिंग राजस्थान में थी और वे उस समय राज्यपाल रहे थे राजस्थान के। अपने वक्त के एकमात्र राज्यपाल थे संपूर्णानंद, जिनके नाम पर किसी सरकारी संस्था का नाम रखा गया। यानी कि आज संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी भी है और संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज भी। अपने अंतिम समय में संपूर्णानंद इतने गरीब हो गए थे कि उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री सुखाड़िया पैसे भेजकर उनकी मदद करते थे। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में पंत जी को गृह मंत्री बना लिया और उनको केंद्र में बुला लिया गया। तो पंत जी के गृह मंत्री बनकर सेंटर में जाने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर विचार होने लगा, क्योंकि यह बहुत जटिल सवाल था। उत्तर प्रदेश में कई नेता ऐसे थे जिनका लगभग एक जैसा कद था, समान कद के पॉलिटिशियंस थे, लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि उन पर कहें तो नेहरू जी को सबसे ज्यादा भरोसा था। लेकिन जो कहानी है वह इस भरोसे पर खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जिसमें कि बाद में उत्तराखंड भी बना, उससे पहले बनारस उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की राजनीति का गढ़ था। बनारस में ही 1 जनवरी 1890 को डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म हुआ था। क्वींस कॉलेज बनारस में पढ़ाई की और उसके बाद वृंदावन और बीकानेर में डॉक्टर संपूर्णानंद की पढ़ाई हुई और पीएचडी की डिग्री हासिल की। बाद में नौकरी भी लगी, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ दी। हिंदी की मैगजीन निकाली जिसके वे संपादक बने। अंग्रेजी में भी टुडे के नाम से उस समय उनकी मैगजीन निकली थी। काशी विद्यापीठ में पढ़ाया भी, अध्यापन भी किया, पर वह दौर नौकरियां करने का नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो डॉक्टर संपूर्णानंद भी आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। इसके बाद बड़े ही नैसर्गिक तरीके से डॉक्टर संपूर्णानंद राजनीति में सक्रिय हुए और वर्ष 1926 में कांग्रेस की तरफ से वे विधानसभा में चुने गए उत्तर प्रदेश की। इसके बाद 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चुनाव हुआ। भारी दुराग्रहों और भारी कंफ्यूजन के बीच, कश्मकश के बीच कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और इसमें संपूर्णानंद भी विधानसभा में चुने गए, यानी कि संपूर्णानंद विधायक बन गए। उत्तर प्रदेश की सरकार में उस समय शिक्षा मंत्री प्यारेलाल शर्मा हुआ करते थे। उन्होंने इस्तीफा दिया तो डॉक्टर संपूर्णानंद को शिक्षा मंत्री का पद मिल गया। बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद ने उसी सरकार में गृह मंत्री और वित्त मंत्री की भी कमान संभाली। दोस्तों, वो दौर भावनाओं का दौर था।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में अंग्रेजी सल्तनत ने सभी सरकारों को भंग कर दिया। मगर असली राजनीति शुरू हुई आजादी के बाद। कांग्रेस की राजनीति उत्तर प्रदेश में बनारस से चलती थी। आजादी से पहले का जिक्र करते हैं आपसे कि 1905 में बनारस में, यानी कि जो उस समय वाराणसी बाद में बना, पहले बनारस हुआ करता था, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके अध्यक्ष। फिर एनी बेसेंट के होम रूल लीग और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी गढ़ बना बनारस। ज्यादातर बड़े नेता बनारस से निकले। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के बनने के बाद ज्यादा नेता छात्र आंदोलन या उस माहौल से निकले थे जो आजादी की राजनीति को, आजादी की लड़ाई को प्रभावित करता था। वाराणसी के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि यह दो नालों यानी कि वरुणा और अस्सी, जो कि वाराणसी शहर के उत्तर और दक्षिण में बहते हैं, इन दोनों नामों को जोड़कर बना है वाराणसी। बाद में यह बनारस बना और 1956 में सरकारी आदेश पर यह फिर वाराणसी हो गया। दोस्तों बात 1948 के आसपास की है, जब वाराणसी की कांग्रेस में दो गुट थे। एक गुट था रघुनाथ सिंह का और दूसरा गुट था कमलापति त्रिपाठी का। फिर राज्य समिति में भी दो गुट हो गए थे। एक गुट था पुरुषोत्तम दास टंडन का और दूसरा गुट था रफी अहमद किदवई का। टंडन गुट के समर्थन में गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद और चंद्रभानु गुप्ता थे। गुप्ता का प्रभाव टंडन पर ज्यादा था। कुल मिलाकर राजनीति उसी समय बहुत जटिल हो गई थी। आपसी झंझट बहुत हो गए थे। सबको पता था कि 1952 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। तो दोस्तों आजाद भारत का ये पहला चुनाव था जब सभी लोग पहली बार मंत्री और सांसद बनने का ख्वाब पाले हुए थे। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे तो सबको मन था कि वे सांसद बने। संपूर्णानंद ने विधानसभा चुनाव में खड़ा होने से मना कर दिया तो कमलापति त्रिपाठी को मिलने वाली लोकसभा सीट, संसदीय सीट दक्षिण बनारस डॉक्टर संपूर्णानंद को दी गई। फिर राजनीति ऐसी हो गई कि सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव में प्रचार करने आए तो कांग्रेस प्रदेश समिति की अध्यक्षा तोगम्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों पर डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। और फिर वह दौर आया जब कोई रोक नहीं पाया, राजनीति भी बदल गई और समय भी बदल गया। 1954 में मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत केंद्र में चले गए बतौर गृह मंत्री, तो संपूर्णानंद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद के अलावा कमलापति त्रिपाठी, चंद्रभानु गुप्त, रघुनाथ सिंह और त्रिभुवन सिंह ये सभी खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार समझते थे। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह और राम मनोहर लोहिया की राजनीति शुरू हुई। दोस्तों 1967 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। कमलापति त्रिपाठी विधानसभा का चुनाव भी हार गए। संपूर्णानंद को 1962 में मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने के पीछे चंद्रभानु गुप्त और कमलापति त्रिपाठी थे। इन दोनों नेताओं ने ऐसा संकट खड़ा कर दिया था कि डॉक्टर संपूर्णानंद की सरकार के लिए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया और वहीं से ही डॉक्टर संपूर्णानंद ने रिटायरमेंट ली और उसके 2 वर्ष बाद उनका देहावसान हो गया। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि धुरंधर नेता डॉक्टर संपूर्णानंद के किस्से भी काफी वैरायटी वाले हैं। जब संपूर्णानंद राज्यपाल थे तब राजस्थान में उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों का, कहीं तो मेहमानों का तांता लगा रहता था। लोग बताते हैं कि संपूर्णानंद शाम को भांग खाते थे, भांग के शौकीन थे। आने वाले लोग ही भांग बनाते और
इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। डॉक्टर संपूर्णानंद का जो व्यवहार था, जो स्वभाव था, बहुत अच्छा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया संपूर्णानंद जी का बहुत आदर करते थे। डॉक्टर संपूर्णानंद के निधन के बाद उनके नाम पर जोधपुर का मेडिकल कॉलेज बनवाया गया। अपने वक्त के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे संपूर्णानंद जिनके नाम पर किसी सरकारी संस्था का नाम रखा गया। दोस्तों, अंतिम दिनों में संपूर्णानंद बहुत गरीब हो गए थे। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री सुखाड़िया पैसे भेजकर डॉक्टर संपूर्णानंद की मदद करते थे ताकि उनका जीवन चलता रहे। डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, तो राजस्थान में मेडिकल कॉलेज भी। डॉक्टर संपूर्णानंद योग और फिलॉसफी से हमेशा जुड़े रहे। उनका मानना था कि योग कामधेनु की तरह है, जो मांगोगे इससे मिलेगा। हिंदी, संस्कृत, खगोल शास्त्र में वे बहुत रुचि रखते थे। तिलक भी करते थे, टीका भी लगाते थे, पूजा भी करते थे और लिखते बोलते भी इन चीज़ों पर थे। उत्तर प्रदेश में ओपन जेल और नैनीताल में वैद्यशाला बनवाई डॉक्टर संपूर्णानंद ने। हिंदी को लेकर वे काफ़ी पजेसिव रहा करते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से सर्वोच्च उपाधि यानी कि साहित्य वाचस्पति डॉक्टर संपूर्णानंद को मिली थी। डॉक्टर संपूर्णानंद मर्यादा मैगजीन के संपादक रहे और जब छोड़ी तो मुंशी प्रेमचंद उसके संपादक बने। डॉक्टर संपूर्णानंद ओपन जेल को लेकर बहुत दृढ़ थे। ओपन जेल का मतलब है कि यानी कि अपराधी अपने परिवार के साथ रह सके, बिजली और पानी के बिल भरने बाहर जा सके, यानी कि पूरी तरह से पारिवारिक परिदृश्य। दोस्तों, पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की राइवलरी का एक और हिस्सा है जो डॉक्टर संपूर्णानंद से जुड़ा। बाबू राजेंद्र प्रसाद के निधन पर संपूर्णानंद पटना जाना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त उन्हीं समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौरा था राजस्थान का। पंडित जी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री दौरे पर रहें और राज्यपाल कहीं और चला जाए। संपूर्णानंद पटना नहीं जा पाए। और दोस्तों, यह वो दौर था जब नेहरू और राजेंद्र प्रसाद में पटती नहीं थी। सोमनाथ मंदिर में शिव की प्रतिमा को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। शिलान्यास पर राजेंद्र बाबू वहां चले गए थे, पर धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद कुंभ मेले में डुबकी लगाने गए थे। आपको ध्यान दिलाएं कि उस समय कुंभ मेले में भगदड़ मच गई थी, जिसके अंदर 800 लोग मारे गए थे। राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजगोपालचारी के साथ 10 जनवरी 1969 को डॉक्टर संपूर्णानंद की भी बनारस में ही मौत हुई और इसी साल कांग्रेस की किस्मत बदल गई। 1969 में कांग्रेस में विभाजन हुआ। एक गुट इंदिरा गांधी का था और एक गुट पुराने नेताओं का था, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। दोनों ही गुटों में राष्ट्रपति पद को लेकर झंझट हो गया था। उत्तर प्रदेश के कमलापति त्रिपाठी गुट ने इंदिरा गांधी को समर्थन देकर वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की। दूसरे बड़े नेता रघुनाथ सिंह सिंडिकेट ग्रुप में शामिल थे। फरवरी 1970 में चंद्रभानु गुप्त ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कमलापति त्रिपाठी की सपोर्ट से चरण सिंह फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कमला कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट बने, लेकिन सितंबर आते आते कांग्रेस ने चरण सिंह को समर्थन देना बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। अक्टूबर 1970 में त्रिभुवन नारायण सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। त्रिभुवन नारायण सिंह सिंडिकेट ग्रुप के थे और फिर जनवरी 1971 में त्रिभुवन मनीराम विधानसभा क्षेत्र से एक उपचुनाव में इंदिरा ग्रुप के रामकृष्ण द्विवेदी से चुनाव हार गए। दोस्तों, आगे बताते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद जोगी बनने वाले थे एक समय पर, क्योंकि एक के बाद एक डॉक्टर संपूर्णानंद ने 3 शादियां की थी और एक के बाद इनकी तीनों बीवियां यानी कि तीनों पत्नियों का निधन हो गया। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन इनकी जिंदगी को वापस खींच लाया, इनको वापस राजनीति में ले आया और फिर राजनीति में ये ऐसे घुसे कि इनके मंत्रिमंडल में रहने वाले चंद्रभानु गुप्ता, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा,
ये सभी बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगर कहें तो ये सभी डॉक्टर संपूर्णानंद की पाठशाला के विद्यार्थी थे, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दोस्तों एक चीज और है जो डॉक्टर संपूर्णानंद को राजनीतिज्ञ होते हुए भी राजनीतिक चीजों से अलग रखती थी। बात तब की है जब आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस छोड़ चुके थे और उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी बना ली थी। उस दौरान में पंडित संपूर्णानंद कांग्रेस में थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सवाल आया प्रजा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लिखने का। सभी को अंदाजा था कि आचार्य जी से खुद लिखेंगे, पर आचार्य जी की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, तबीयत बिगड़ गई। आचार्य जी से पूछा गया कि घोषणा पत्र लिखने का काम कहाँ तक पहुँच गया है, तो आचार्य जी ने कहा कि उन्होंने संपूर्णानंद से कहा है कि वे घोषणा पत्र लिख दें और वे लिख रहे हैं। दोस्तों ये तब की राजनीति थी। एक सूबे का मुख्यमंत्री अपनी विपक्ष की पार्टी के लिए घोषणा पत्र लिख रहा है। आचार्य उस समय थोड़े हतप्रभ हुए, उनके जो साथी थे, कि विरोधी पार्टी का आदमी क्या ही लिखेगा। 3 महीने बाद हाथ से लिखा कागजों का बंडल जब आचार्य जी के पास आया, जिसे कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने भेजा था। आचार्य जी को भी देखिए, उस समाजवादी जो प्रज्ञा पार्टी बनाई थी उसके जो अध्यक्ष थे आचार्य, उन्होंने उस घोषणा पत्र को देखा भी नहीं और सीधा छपने के लिए भेज दिया। दोस्तों कुछ बातें और हैं डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में। कहते हैं कि वो कभी जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाते थे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गांधी जी की पहली जीवनी करमवीर गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखी थी। और यह भी कहा जाता है कि हिंदी में वैज्ञानिक उपन्यास सबसे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद ने ही लिखा था। तो दोस्तों यह थी डॉक्टर संपूर्णानंद का एक किस्सा, उनसे जुड़ी एक कहानी। वे डॉक्टर संपूर्णानंद जो एक आदर्श रहे राजनीति के अंदर, जिनके निधन के साथ कांग्रेस बिखर गई। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे ही किस्से, इसी प्रकार से अनसुने, अनकहे और अनछुए किस्से लेकर के मैं आपके साथ प्रतिदिन आता रहूंगा। देखते रहिए मेरे साथ देश रोजाना। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में सिर्फ एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी सेक्टर 7 नजदीक हुडा सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी सेक्टर 7 नजदीक हुडा सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील डोर 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर केएमपी केजीबी, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर।